So hello everyone, welcome back to the channel Studify Success and I am Vansh Arora. Let's start our journey today. So let's start our unit 1 of macroeconomics, that is introduction to macroeconomics. सबसे पहले introduction समझते हैं फिर national income पे जाएंगे, ठीक है? So this is the definition of macroeconomics. ठीक है, हमने previous अपने सेशन में भी समझा था, थोड़ा सा recap, थोड़ा introduction लिया था, थोड़ा disclaimer लिया था, but अब हमें exact wordings पे focus करना है. ठीक है. So what is the definition of macroeconomics says? It says like it is a part of economic theory that studies the economy as a whole, such as national income, aggregate employment, journal price level, aggregate consumption, aggregate investment. ठीक है, तो यहां तक पहले समझते हैं. ठीक है, यहां तक डेफिनेशन हमारी कहती है कि ये एक पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत सारी थ्योरीज है. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ यू रिमेंबर गाइस. ठीक है, और अब हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी एज अ होल. मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी की. ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हियर इन द डेफिनेशन. यू कांट चेंज इट, यू कांट स्किप इट. ठीक है, क्योंकि इसी में सारा डेफिनेशन का मेन क्रक्स छुपा हुआ है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़नी होती है. हमें नेशनल इनकम पढ़ना होता है, हमने एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट पढ़नी होती है, जनरल प्राइस लेवल पढ़ना होता है. ठीक है, इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स? व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स? क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? ये अब क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स? ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग चीज होती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए ऐसे कौन से दो साधन है मेरे पास, ऐसी दो कौन सी चीजें हैं मेरे पास जिनसे मैं इस सब्जेक्ट की स्टडी अच्छे से कर सकता हूँ, या उसके थ्रू मैं कोई भी कंसेप्ट को इजिली समझ सकता हूँ. तो व्हाट आर दीज टू? दीज आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम फॉर यू गाइस. ठीक है, नाउ टेल मी, पढ़ चुके हो ना माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में. नाउ टेल मी व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर. मैक्रो के तो पढ़ लिए, कौन है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स? आज से रिवाइज कर दिए ना उसको भी तो, है ना, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा. सो सोचो सोचो, उसका आंसर सोचो फटाफट से. So the instruments for microeconomics are demand and supply. तो वही डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, गो टू योर 11th क्लास अगेन, रिवाइज इट, बिकॉज इट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास 12th एज वेल. ठीक है, 12th से भी रिपीट होगा बार बार डिमांड सप्लाई, पीछे नहीं छोड़ने वाला इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, इसको इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें इनकम डिटर्मिनेशन भी करेंगे और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी करेंगे, बट इन आवर लास्ट यूनिट. तो डोंट वरी कि भाई ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा, नहीं, इट गोना बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. ठीक है, कोई भी ये मत समझना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी टफ. माइक्रो तो इजी है, बहुत लेवल डाउन है इसका. ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, बस समझते जाओ, लेक्चर्स के नोट्स बनाते जाओ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालते जाओ. ठीक है, ये कुछ की स्टडी एरियाज हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं. तो अगर इफ यू गेट द क्वेश्चन फॉर फ्यू मोर मार्क्स, लाइक 2 मार्क्स की अगर डेफिनेशन आई तो डेफिनेटली लेते हैं खाली. ठीक है, या अगर इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर आंसर और इधर इन अ फ्लो चार्ट, क्योंकि it's a pro tip for you all, please add as much as you can. फ्लो चार्ट्स एंड प्रेजेंटेशन जरूर ऐड करो, बिकॉज इससे क्या होता है, पेपर की ब्यूटी बढ़ती है. तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है इन योर पीरियोडिक एग्जामिनेशंस, क्योंकि फाइनल बोर्ड में तो यू कांट इवन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, बट इन योर पीरियोडिक एग्जामिनेशन you must add these components as well, but in the form of a chart. Okay, so these are national income, employment, unemployment, inflation, economic growth, monetary and fiscal policies, and balance of payments. ठीक है, क्या होते हैं monetary fiscal policies, balance of payments? Don't get confused by the terminologies, क्योंकि ये हमारे आगे यूनिट्स होने वाले हैं. So be patient. ठीक है, तो आगे सब समझेंगे. Okay, so these are the few cuttings I have just added here to just show you guys कि जो आप मैक्रो पढ़ने वाले हो ना 12th क्लास में, it not gonna be wasted in anyhow. ठीक है, because these are the current scenarios that are going on in the economy, and these are the current news that are coming on your newspapers headline on your front pages.
So you can imagine like how important this segment is. ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी की स्टडी करने के लिए मैक्रो कॉन्सेप्ट्स are very much important. ठीक है, तो those who are interested in doing any research work for the economy, in doing any kind of research for any economy, either Indian, foreign, so you must go through all the macro concepts very deeply. Okay, so without any further ado, let's start our basic concepts of this chapter. क्योंकि हमने first part complete कर लिया है. What is macroeconomics? Now comes to the main part of this unit. And for your class 12th कि भैया अब concepts आने वाले हैं, terminologies आने वाली है, definitions आने वाली है बहुत सारी. ठीक है, तो अपना सारा ध्यान यहीं पे एकाग्र कर लो, इकट्ठा कर लो. और क्योंकि अब सारी definitions बिल्कुल से समझनी है, क्योंकि आगे नेशनल इनकम समझ नहीं आएगा अगर डेफिनेशंस कहीं पे चूक गए तो. ठीक है, कोई भी अगर सिंगल डेफिनेशन समझ नहीं आती है या अगर मैं समझा रहा हूँ, यू फील एनी डाउट, ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, क्योंकि डाउट्स क्लियर होना वेरी वेरी. ठीक है, सो कमिंग टू आवर फर्स्ट कंसेप्ट नाउ. ठीक है, सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज कंजम्पशन कट. भाई नेम से ही सब कुछ मैं समझाऊंगा, तो डोंट इवन थिंक कि बहुत सारा हो जाएगा तो मुझे याद नहीं रहेगा. याद रहेगा. ठीक है, consumption good. What is this? Consumption good are the final goods which are purchased by the consumer to satisfy their wants directly. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंज्यूमर हो. ठीक है, आपको हुआ कि भैया मेरे को फोन चाहिए. जब आपकी ऐसे एज आई, जैसे 9th-10th में आए, तो आपने बोला कि मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए, आई नीड इट, आई नीड इट. ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरी स्टडीज में मेरे को रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर वांट, दिस इज इधर योर नीड. ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा हो अपनी वांट या नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तुम कोई सामान लेकर आ रहे हो, फिजिकल गुड अपने हाथ में लेकर आ रहे हो. तो जैसे मोबाइल है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कंजम्पशन गुड. ठीक है, so this is a good that is with you now. You consume it, you satisfy your want, you satisfy your need out of it. But the most important condition for any consumption good is you are not using it for further production or either for reselling. ये नहीं कि मैं 10 मोबाइल लेकर आ गया, मैंने बेच दिया प्रॉफिट. In that situation, that will be not considered as a consumption good. अब बोल रहे हो कि कंजम्पशन गुड पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे. अब यहाँ से जो भी शुरू हो रहा है ना कंसेप्ट्स, इनके क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो प्लीज बी क्वाइट. ठीक है, अच्छे से पढ़ो उसको. All the goods and services produced by the households for final use are included in this categories. घर पे जितना सामान आता है ना, मम्मी पापा जो भी सामान लेकर आ रहे हैं शाम को, ठीक है, ब्रेड, दही, दूध, ब्रेड, जो भी चीजें आ रही हैं, these all are consumption goods. ठीक है, तुम कोई जिसका पैकेट लेकर आ रहे हो, that will be also considered as consumption goods. ठीक है, तुम कपड़े लेकर आ रहे हो, मतलब जो भी सामान पर पर्सनल यूसेज लेके आया जा रहा है, that will be considered as consumption goods. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, इजी था ना वो तो ऊपर वाला. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कैपिटल गुड. ठीक है, कैपिटल गुड्स कौन सा होता है? ये वो गुड्स होते हैं, ये वो फाइनल गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर लेकर आता है. अरे मान लो किसी की फैक्ट्री है. ठीक है, फैक्ट्री में वो मशीन तो यूज करेगा ही ना. ठीक है, वो औजार तो यूज करेगा ही ना, टूल्स तो यूज करेगा ही ना. तो वो जो टूल्स होते हैं, जो मशीन्स होती है, उसको क्या कहते हो तुम लोग? इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो अकाउंट्स में क्या कहते हो उसको तुम? फिक्स्ड एसेट कहते हो, लूज टूल्स कहते हो, वही है ये. ठीक है, उसी को कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपनी फैक्ट्री में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जौन सा भी गुड लेकर आएगा फॉर मेकिंग द गुड्स, फाइनल गुड्स. ठीक है, मैं मशीन लेकर आया जिसके यूज करके मैं रॉ मटेरियल इंसर्ट करके मैं आउटपुट निकालने वाला हूँ. जो मशीन मैंने यूज करी ना बीच में, दैट इज माई कैपिटल गुड. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि इट इज ड्यूरेबल इन नेचर. व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि लंबे समय तक मेरे पास ही रहने वाला है. ठीक है, मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने उस मशीन में बनाया सामान, सामान बनाया, सामान बनाया, तो क्या सामान ही बेचूंगा ना, मशीन तो नहीं बेचूंगा, मशीन तो मेरे पास ही रहेगी, है ना. तो ड्यूरेबिलिटी इन नेचर. ठीक है, और इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. भाई मशीन का क्या यूज होता है? सामान बनाने के लिए यूज होती है. ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ा दी ना इसने. अब इकोनॉमी में जिस लेवल पे सामान बन रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो बढ़ जाएगा. जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स हम खरीदेंगे, जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स को हम यूज करेंगे.
ठीक है। एग्जाम्पल्स आर मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स यूज्ड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनल गुड। फाइनल गुड कौन से होते हैं? सिंपल, कंजम्पशन गुड प्लस कैपिटल गुड, क्या बनेगा? फाइनल। कंजम्पशन गुड्स भी सारे फाइनल गुड्स में काउंट होते हैं, कैपिटल गुड्स भी सारे फाइनल गुड्स में काउंट होते हैं। तो फाइनल गुड्स मतलब हो गया कि ऐसा गुड होना चाहिए जिसको हम फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर आगे यूज करने के लिए हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना डेफिनेशन में हो सकता है माइट यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने लिखा क्या है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। या तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई कंज्यूमर खरीद रहा है, कोई ग्राहक आया, उसने मुझसे सामान खरीदा, बोला कि मैं इसको खा लूंगा या फिर मैं इसको यूज कर लूंगा अपने लिए, दैट विल बी अ फाइनल गुड। और ईदर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। अब ये इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर का मतलब होगा कि जो वो अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, मशीन खरीद रहा है, तो उसकी फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ ना। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द इन्वेस्टमेंट वर्ड हियर। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आ रहा हो, बट दिस इन्वेस्टमेंट ओनली मींस द मशीनरी, द फिक्स्ड एसेट दैट द प्रोड्यूसर इज ब्रिंगिंग in their factory, in their manufacturing unit. ठीक है, and these goods are not meant for resale or further processing in the same year. ठीक है, ये नहीं है कि मैं मशीन लेकर आया कोई फैक्ट्री के अंदर, अब मेरे को तो आता है बनाना सामान, ठीक है, तो मैं मशीन का ही रुख बदल रहा हूँ। रुख का मतलब क्या हुआ कि मैंने मशीन में ही अपग्रेडेशन कर दी। मैंने उसी बेसिक मशीन को लेकर, मैं लेकर आया, मान लो आज लेकर आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द मंथ अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में मैं लेकर आया और मैंने सितंबर तक किसी साल के अंदर अंदर क्या करा, उस मशीन को अपग्रेड करके एक न्यू टेक्नोलॉजी बना दी, एक न्यू इनोवेशन क्रिएट कर दिया, तो वो फाइनल गुड में काउंट नहीं होगा। मेरे मुझे मशीन दी ना, अब फाइनल गुड नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि फाइनल गुड को ना मैं या तो प्रोड्यूसर बन के उससे आगे गुड्स बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का कंजम्पशन हो गया, या तो मैं एज एन इंडिविजुअल बन के अपने खान पान के लिए, अपने डेली यूज के लिए उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनल गुड्स को हम सिर्फ दो ही काम के लिए यूज कर सकते हैं। इफ आई बी एन एज अ प्रोड्यूसर, तो मैं प्रोड्यूसर बन के उसको यूज करूंगा फॉर मेकिंग माई प्रोडक्ट्स, एंड इफ आई बी अ कंज्यूमर, तो मैं उसको खरीदूंगा, लाऊंगा अपने घर, पर्सनल यूज के लिए यूज करूँ। ठीक है, सो फाइनल गुड्स क्लियर हुआ, वेरी गुड। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड नेक्स्ट। अब इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड एज एन इनपुट। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सबका एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हें उसी के अंदर, अगर लग रहा हो कि भैया बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा हो गया, नहीं। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मेरी जीन्स की फैक्ट्री है। ठीक है, उस जीन्स की फैक्ट्री के अंदर मैं जीन्स बना बना के जाके रिटेलरों को बेचता हूँ। ठीक है, अब क्या सीन है, देखो, जीन्स बनाने के लिए आई वॉन्ट व्हाट थिंग्स, आई वॉन्ट रॉ मटेरियल, जिसमें मेरा क्या क्या आएगा, कपड़ा आएगा, बटन आएंगे, जिप आएगी, थ्रेड्स आएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट सम लूज टूल्स, लाइक आई वॉन्ट नीडल, सुई चाहिए मेरे को सिलाई करने के लिए, आई वॉन्ट अ स्विंग मशीन, दैट इज माई कैपिटल गुड। ठीक है, गेटिंग, कैपिटल गुड हो गया मेरा वो स्विंग मशीन जो मैंने खरीदा, जिससे मैं जीन्स को स्टिच करने वाला हूँ। द नीडल विल बी ऑल्सो काउंटेड एज अ कैपिटल गुड, क्योंकि वो भी मेरे प्रोडक्शन यूज होने वाली है। ठीक है, एंड जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ ना, जो धागे, बटन, जिप, कपड़ा, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, दैट विल बी कंसिडर एज माई इंटरमीडिएट गुड। समझ आया? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कंसिडर्ड एज आर इनपुट्स इन द प्रोडक्शन। ठीक है, और फॉर रीसेल इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। हो सकता है ना मैंने जीन्स बनाई, ठीक है, जीन्स, हाँ जीन्स जो बनी, एक मिनट, जीन्स जो बन के मेरे हाथ में आई ना, दैट विल बी काउंटेड एज माय फाइनल गुड। ठीक है, दैट विल बी काउंटेड एज अ फाइनल गुड, क्योंकि मैं उसको आगे बेच ही दूंगा ना अब तो। ठीक है, दैट विल बी काउंटेड। और अब इंटरमीडिएट गुड में एक चीज और भी यहाँ पे लिखी है, फॉर रीसेल इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हो सकता है ना कि कुछ कपड़ा मेरा बच जाए, मेरा यूज का ना बचे, मेरे को अगला ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मेरे से कोई मेरा पड़ोसी या कोई होलसेलर दूसरा बोले कि आप मुझे कपड़ा बेच दो, तो वो भी हो सकता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, कि मैं वो कपड़ा बेच दूं किसी और। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे एक बात लिखी है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको बस अभी याद कर लो कि दी द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि पता है नेशनल इनकम क्या होती है, आधे नहीं समझा है। ठीक है, अब क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा,
तो वो आपको समझ अभी नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर वे लॉन्ग कंसेप्ट आर देयर जो आपको ये कंक्लूजन तक आने में हेल्प करेगा। एट दी एंड जब आप नेशनल इनकम समझ जाओगे, आप अपने आप बोलोगे कि यार इंटरमीडिएट गुड्स को तो काउंट ही नहीं करना नेशनल इनकम, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। तो डोंट वरी की पॉइंट को छुड़वा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग के लिए अभी तक सिंपल का ध्यान में रखो कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते नेशनल इनकम के अंदर, बिकॉज ये उसकी नेशनल इनकम की वैल्यू को डबल कर देता है, फालतू में डबल कर देता है, ठीक है। तो आई टेक एन एग्जांपल इन द फर्दर लेक्चर्स एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे ही डबल कर रहा है ये इसको, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी तक सिर्फ बेसिक कांसेप्ट पे ध्यान रखो कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब गुड्स हमारे खत्म हो गए, चार तरीके के गुड्स हमने पढ़े थे, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये हमारे गुड्स खत्म हो गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट refers to the addition to the physical stock of the capital during the given period of time। ये तो डेफिनेशन हो गई। इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग बताओ भाई। इन्वेस्टमेंट सबको पता होता है क्या होता है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? कि मैंने किसी जगह पे पैसा लगाया, वो चीज मेरे बिजनेस में आ गई और अब वो मेरी है, ठीक है, जो कि मुझे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, राइट। यही होता है इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बेसिकली बोलूं, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में मत जाना, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट हियर। नेशनल इनकम में स्टॉक मार्केट का पोर्शन अलग तरीके से इवैल्यूएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई मशीन ला के रख दी अपने बिजनेस के अंदर, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अभी सिर्फ, ठीक है। और मैंने कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी कि मैं एक सेकंड यूनिट बनाऊंगा, मैं एक्सपैंड करूंगा बिजनेस को, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशन कर रहा हूँ इन द फिजिकल स्टॉक ऑफ माई कैपिटल। आई एम फॉर्मिंग माई कैपिटल, आई एम एक्सपैंडिंग माई बिजनेस यूनिट, दैट इज ऑल इन्वेस्ट। आई होप अब तक समझ सब कुछ आ गया होगा। इफ यू फील एनी डाउट, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्विकली। वेटिंग करने की वीडियो के भी डालूंगा, अभी डाल दो स्टॉप करके, फिर आगे आना, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन। सबको पता होगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो, 11th में तो चैप्टर पढ़ा है पूरा इसका, अकाउंटेंसी में तो खून पसीना एक का डेप्रिसिएशन निकाला है तुम लोगों ने, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? इफ एनीवन रिमेंबर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द स्मॉल फ्रेज? fall in the value of asset, fall in the value of asset। कोई भी एसेट खरीदा, उसकी जो भी कीमत में गिरावट हो गई, जो भी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ गया, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। ड्यू टू नॉर्मल टियर एंड वियर, ऑब्सोलेंस और पैसेज ऑफ टाइम। ये तीन कारण की वजह से अगर तुम्हारे एसेट की वैल्यू कम हो रही ना, देन ओनली इट विल कंसीडर एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये कि भाई एसेट की वैल्यू कम होगी डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसे नहीं। ये तीन कारण होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल टियर एंड वियर? इसका मतलब होता है मैंने यूज किया, अब थोड़ा खराब सा हो गया, पुराना सा हो गया, तो नॉर्मल टियर एंड वियर। ऑब्सोलेंस मतलब वो चीज की टेक्नोलॉजी अब आउटडेट हो गई है, वो चीज अब फैशन में नहीं है, वो चीज अब ट्रेंड में नहीं है, उसका यूसेज नहीं होता, उसकी टेक्नोलॉजी खराब हो गई, पुरानी हो गई है। मैंने ही यूज करके पुराना नहीं किया उसको, मैंने यूज करके खराब नहीं किया उसको, बट उसकी टेक्नोलॉजी ही अब पुरानी है, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुमको 2G मोबाइल लेके दूंगा मैं, 2G डेटा कनेक्शन वाला मोबाइल जाता है, 3G डेटा कनेक्शन वाले मोबाइल आते हैं, मैं तुम्हें वो दूंगा, तो तुम लोगे? तुम नहीं लोगे। तुम क्या बोलोगे कि यार इसकी तो वैल्यू ही नहीं मार्केट में, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है ना, अब तो 5G 6G भी आने वाला है, ठीक है, इसलिए तुम 2G और 3G पे रिलाई नहीं करोगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ऑब्सोलेंस का मतलब याद रखना। पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम बीत गया है, समय के साथ साथ हमारी वैल्यू की गिरावट होगी, हमारे एसेट की वैल्यू की गिरावट होगी। मैंने एक गाड़ी खरीदी 2005 में, अब 2025 में 20 साल बाद उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, ठीक है। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि इसको बेच के तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है मैंने, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल होता है ना स्टार मार्क करके रख लो अपने पास। दिस वर्ड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है ये, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तुमने कभी नहीं पढ़ा ये नाम पहले, ठीक है, यू नेवर हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इन योर क्लास 12th। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन को अपना कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब बोलोगे
यार यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तुमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, तुमने ये फॉर्मूला पहले देखा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन निकालने की बहुत बेसिक फॉर्मूला है। हम यहाँ पे एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीपी मेथड नहीं लगाने बैठेंगे। डोंट वरी कि यार फिर से अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे। वैसे मेरी टाइम से कोई गिवन होता है क्वेश्चन में, तो डोंट वरी कि हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है क्या, एक बार देख लेते हैं। यूज करना पड़ेगा तो वैल्यू ऑफ एसेट माइनस द स्क्रैप वैल्यू। जो भी वैल्यू है एसेट की, उसमें से मैं स्क्रैप वैल्यू निकाल दूंगा कि कबाड़ में बेचने के बाद मुझे कितना मिलने वाला है। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ में बेचने के बाद कितना मिलने वाला है, अपॉन द एक्सपेक्टेड लाइफ एट ईयर्स। उसकी कितने साल की उम्र मैंने अंदाजा लगाया कि कितने साल ही चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाड़ी खरीदी आज अप्रैल 2025 में। मैंने बोला कि मैं जब इस गाड़ी को 10 साल बाद बेचूंगा, मैंने आज इसको खरीदी मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख, टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल 5 लाख की खरीदी। जब मैं उसको 10 साल बाद बेचूंगा तो मुझे सिर्फ उसके 50,000 मिलेंगे, ठीक है। 5 लाख की गाड़ी 10 लाख 10 साल बाद बेचने में मेरे को सिर्फ 5,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई? 50,000 जो मुझे मिलेंगे बेचने के बाद। वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो गया? 5 लाख जितने मैंने खरीदी अभी। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी? 10 साल, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया कि 10 साल तक की गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। तो इससे तुम निकाल सकते हो डेप्रिसिएशन 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। तो दिस इज द वे, बड़ा सिंपल है। माइनस से तो करना है, माइनस करके डिवाइड कर देना, ठीक है। पहले 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे, 4,50,000 you will get the answer, divided by 10 you will get what? 45,000, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तुम्हारे पास। वेरी सिंपल, वेरी इजी, डोंट वरी कि फॉर्मूला आ जाएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ का फोबिया निकाल दो इसमें से, मैथ का कुछ नहीं होने वाला। नाउ दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इसे बिल्कुल बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रॉस और नेट तो नेशनल इनकम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट, ठीक है। इसमें तो समझना पड़ेगा कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है टोटल एक्सपेंडिचर मैंने किया ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मैंने जितना खर्चा किया, जितना खर्चा किया, ठीक है, वो सारा खर्चा इसके लिए, मैंने कैपिटल गुड को खरीदने के लिए जितना खर्चा किया, वो सारा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी फॉर्मूले में मत जाओ, अभी मत समझो उसको, मैं समझाऊंगा फॉर्मूला जाओ। फिर नेट क्या होता है? नेट वाले में ना इन्वेस्टमेंट के लिए जितना तुमने खर्चा करा कोई बात नहीं, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन निकाल दो उसमें से, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा है ना। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज दिस, क्या नेचर था डेप्रिसिएशन का? याद करो याद करो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है ये, जाता नहीं है कहीं पे, बट एक्सपेंडिचर बुक्स में तो काउंट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो काउंट होता है ना, पीएनएल में डालते हो डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये काउंट वहां तो होगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट में जब आप आओगे तो आप जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए कितना भी पैसा आपने लगाया, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, ठीक है। तो आ जाएगा आपका नेट। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ग्रॉस के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। डेट में सब कुछ होता है बट डेप्रिसिएशन नहीं होता, एक ही बड़ा डिफरेंस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, मतलब ऐड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन होता है ना ग्रॉस में तो, बट नेट में होता है, नेट में नहीं होता। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं अगर डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलो यहाँ पे तुम्हें मैं एक रिलेशनशिप बता देता हूँ, बहुत इजी सा है, ठीक है। अगर ये याद रहा तो मतलब तुम्हारे तो हो गया काम, आधा काम तो नेशनल इनकम का यही होगा। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझ लो क्या, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। अगर तुम्हें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को बाय बाय कर दो, माइनस कर दो। अगर तुम्हें नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करो, बुला लो उसको वापस, ऐड कर दो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, जहां पे भी ग्रॉस और नेट आए ना डेप्रिसिएशन ही होगा वहां पे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस करके और भी कंसेप्ट हमारे पास आगे आने वाले हैं, तो सब में यही होना है, डेप्रिसिएशन ही आएगा बीच में, ठीक है।
Now the last concept for this session, not the chapter, only for this session, क्योंकि बहुत सारे concepts है, we will be covering into different parts, ठीक है, तो don't worry, एकदम से burden नहीं करना है अपने आप को, ठीक है. So our next concept is stock and flow. Very important concept, very important. इसको बिल्कुल ऐसे होता ना, यहाँ पे लिख दिया है मैंने भी, देखो, very important, क्योंकि भाई इसका क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है पेपर में. स्टॉक फ्लो करके होता क्या है. स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं कुछ, जिसको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. These represents a quantity existing at specific moment, not over the period. पीरियड नहीं बोला मैंने, मतलब सिंपल भाषा, बिल्कुल अपनी वाली भाषा में आ जाते हैं समझने के लिए इसको. स्टॉक के जो भी वेरिएबल्स होते हैं, देखो स्टॉक ना कंफ्यूज मत होना अकाउंट्स वाले टर्म्स से. अकाउंट्स में तुम लोग समझ सुनते हो स्टॉक है बैलेंस शीट में स्टॉक आ रहा है, ये वो स्टॉक नहीं है, ये वो स्टॉक नहीं है, ठीक है. ये एक वेरिएबल्स की कैटेगरी है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें हम मेजर करते हैं सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि मैं बोलूं मेरे पास आज की डेट में अभी के अभी कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है, तो वो जो मैं बोल रहा था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक, ठीक है. तो स्टॉक इज एन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्लो ओवर द टाइम. ये लाइन में भी समझाता हूँ आपको, ठीक है. तब तक के लिए एक बार फ्लो को भी समझ लो, क्योंकि दोनों को साथ में लेते हैं, समझोगे ना जल्दी समझ आएगा, ठीक है. फ्लो क्या होता है. फ्लो वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझता हूँ. इधर क्या था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इधर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये ही दो डिफरेंसेस है मेन, ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो के. वहां पे मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आऊंगा, फ्लो में मैं एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँ, एक साल का पीरियड, एक महीने का पीरियड, एक क्वार्टर का पीरियड, एक वीक का पीरियड, ठीक है, ऐसा. अब देखो, मैंने बोला कि मैंने 2024 से लेके 2025 तक कितना प्रॉफिट कमाया, 24 से 25 तक. तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. जब मैं पर्टिकुलर ईयर में आ गया, ऑफ द ड्यूरेशन में आ गया, तो वो फ्लो हो जाएगा. और जब मैं बोलूं हाउ मच प्रॉफिट आई अर्नड टुडे, how much profit I am having today in my hand, I have earned today and on the specific date, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टॉक हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ना बिल्कुल एक की पॉइंट याद रखो, मतलब तुम्हें ना डिफरेंस निकालने में बिल्कुल टेंशन नहीं होगी. अगर एज ऑन लिखा आ रहा है ना, अगर बोल रहा है एक पर्टिकुलर डेट, एज ऑन तो क्या हो जाएगा स्टॉक, ठीक है. तो क्या हो जाएगा स्टॉक. और अगर बोल रहा है ना ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कर रहा है अगर, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, हो जाएगा फ्लो, ठीक है. तो एग्जांपल्स देखो एक बार. मैंने बोला वेल्थ ऑफ अ पर्सन एज ऑन 31 मार्च, कि 31 मार्च 2025 वाले दिन एक पर्सन की वेल्थ कितनी है, ठीक है. तो एज ऑन 31 मार्च स्टॉक. नेशनल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, नेशनल इनकम पूरे साल में कितनी अर्न करी मैंने ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या हो गया फ्लो, पूरे साल का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. तो अब जरा एक बार यहाँ देख लो, क्योंकि डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, ठीक है. ये आपको पेपर में किस तरीके से पूछते हैं, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कांसेप्ट. डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज फ्लो व्हाट इज स्टॉक. डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस बताओ. गिव ईदर टू एग्जांपल्स ऑफ एनी ऑफ दीज. स्टॉक या फ्लो का एग्जांपल दे सकते हो, आपको पूछा जा सकता है. या फिर इधर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू विल गेट अ क्वेश्चन की आपको बोल दिया कि हाँ ये एक चीज है, लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, बताओ स्टॉक या फ्लो है, तो आपको बताना होगा, ठीक है. तो दिस कैन बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. सो स्टॉक measured at a point of time, flow measured over a period of time, ठीक है. स्टॉक स्टैटिक इन नेचर, की एक दिन में जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट फ्लो चेंज हो जाएगा, डायनामिक इन नेचर है, ठीक है. जैसे कि प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट में किसी एक स्टॉक की प्राइस तो चेंज हो जाती है ना टाइम टू टाइम, क्योंकि प्राइसेस टाइम सेंसिटिव होती है, ठीक है. तो वो चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, सेकंड्स बाय सेकंड्स, तो दैट इज अ फ्लो. एग्जांपल देख लो, वेल्थ कैपिटल मनी सप्लाई, और यहाँ पे क्या है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स. अब बोलोगे यार इनकम तो सेम रहती है किसी इंसान की, ठीक है, बट
बेटा जी ध्यान दो, यहाँ पे इनकम जो होती है ना वो सेम रहती है, बट इट ऑल्सो गेट्स चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीमेंट तो होगा ना या डिक्रीमेंट तो होगा ना, तो इट गेट्स चेंजेस ओवर द टाइम। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि इनकम तो भाई स्टॉक होनी चाहिए, नहीं, इनकम फ्लो होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर फ्लो होता है, सेविंग्स फ्लो होती है, we can't save a same amount every time. If we have a disciplined manner then we can, but not always, ठीक है। ये दो चीज मैंने आपकी पहले छुड़वाई थी, तो ये दो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। देखो पूरे टाइम में जितना फ्लो हमने कमाया, फ्लो समझ आ गया ना क्या होता है, जितना फ्लो हमने कमाया अगर मैं उसको एक साथ कर दूं तो मेरा स्टॉक आ जाता है, ठीक है। जितना फ्लो मैंने कमाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर उस सबके रिजल्ट्स को मैं एक साथ कर दूं तो दैट विल बिकम माय स्टॉक, ठीक है। एंड इफ आई एम गोना स्टडी द चेंजेस ओवर इन स्टॉक, मैं बोलूं कि आज मेरे पास 100 रुपए थे एज इन माई वेल्थ, एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 month आई एम हैविंग 200 rupees as my wealth. What is the change? This is the change of 100 rupees. So I can say within a period of 1 year, I have earned 100 rupees in my wealth. That will be my flow. And if I'll be saying that before 1 month, I'll be having 100. So at particular point of time, it is my stock. And after the 1 month, I'll be having 200. That will be my stock. ठीक है, तो I hope till of now you got all the concept that we have studied today. ठीक है, जितने डेफिनेशन हम डिस्कस करें सबको समझ आ गई होगी। इफ यू फील एनी डाउट, इफ यू वांट explanation of any concept further, drop your doubts in the comment section, and do like, share this video with your friends and colleagues, and thank you so much, and stay tuned for the next lecture because next lecture में भी और concepts बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। तो stay tuned, इनको अच्छे से पढ़ो, कॉपी में नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, and if you have any query related to anything, you can drop your doubts in the comment section. So thank you so much. Stay safe, stay healthy till then. Thank you so much. Bye bye.